हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम द्वैत शासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको द्वैत शासन के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त हो सके, जो कि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, चाहे वो यूजी कोर्सेज़ कर रहे हो या पीजी कोर्सेज़। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी इस चैनल में नहीं होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो द्वैत शासन, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैत शासन कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि शासक अपने पद को आजीवन ग्रहण किया जा रहता है तथा वो इसे अपने पुत्र या सगे संबंधियों को सुपुत्र करता है। द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। उदाहरण के लिए देखें तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। अतः सत्ता के दो केंद्र थे। बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था और बंगाल में इसलिए द्वैत शासन को कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर राज एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था वहाँ पर शासन, और बंगाल के नवाब के द्वारा एक शासन चलाया जा रहा था, इसलिए वहाँ पर बंगाल में द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे की जानकारी देखते हैं, जो कि 1919 का द्वैत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था और यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकारों का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। कथित तौर पर इस द्वैत शासन का एकमात्र उद्देश्य था जो कि भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना, और द्वैत शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नई व्यवस्था लागू की गई और इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया और जो विश्व राहत के हित में थे उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया। प्रतिरक्षा, यातायात, विदेश नीति, सीमा शुल्क, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण इत्यादि को केंद्रीय विषय में सम्मिलित किया गया। स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा, पुलिस, जेल और सहकारिता आदि को प्रांतीय विषय के अधीन रखा गया, जो कि यह द्वैत शासन असफल रहा, जिसके कई कारण थे। यह गलत सिद्धांत पर आधारित था और प्रांतीय विषयों का विभाजन दोषपूर्ण था। गवर्नर को कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया था। प्रांतीय सरकार को हमेशा वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता था और सुधारों के प्रति हमेशा ब्रिटिश सरकार की उदासीन नीति के कारण द्वैत शासन सफल नहीं हो सका। इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पूर्णतया अभाव था और मंत्री तथा लोक सेवकों के बीच बराबर तनावपूर्ण संबंध बना रहता था। इस प्रकार आंशिक उत्तरदायी शासन यानी द्वैत शासन हर दृष्टिकोण से असफल रहा।
यह एक अधूरी योजना थी जो भारत के लिए एक मजाक का विषय ही बनी रही। इसने खुद सरकार के अंदर ही कई मतभेद पैदा कर दिए। इसके बाद द्वैत शासन के अंतर्गत नियम के बारे में देखते हैं, जो कि शासन का सिद्धांत प्रांतीय सरकार के कार्यकारी शाखा को आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन का मान्यता देता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 को प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से आज हमने द्वैत शासन के बारे में जानने का प्रयास किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।